वेलकम टू द गूगल क्लास। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हम एलोट्रॉपी के बारे में बात कर रहे थे और फिर एलोट्रॉपिक फॉर्म जो हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। और उसमें ये था जी कि जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है उसमें हमने ऑक्सीजन की बात की थी कि ऑक्सीजन की दो एलोट्रॉपिक फॉर्म है। नॉर्मल ऑक्सीजन जिसे O2 कहते हैं और दूसरा ओजोन है जिसे O3 कहते हैं। और उसके बाद सल्फ़र की भी बात हमने पहले की थी कि सल्फ़र जो है उसकी भी डिफरेंट फार्म जो हैं वो मौजूद हैं। एलोट्रॉपिक फार्म जिसमें अल्फ़ा सल्फ़र भी होगा और बीटा सल्फ़र भी होगा। स्टूडेंट, आपको एक फ़्लो शीट डायग्राम जो है वो नज़र आ रही होगी। इस फ़्लो शीट डायग्राम में अगर आप देखें तो टॉप पे लिखा हुआ है जी एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फ़र। सल्फ़र की पहले बात करेंगे, बारी बारी बात करेंगे, फिर ऑक्सीजन की बात करेंगे। तो एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फ़र में आप जाएं तो वहाँ पे लेफ़्ट साइड पे अगर आप आएँ तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा जी कि इसकी एक क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है, इनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म है ये लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे इसकी एमार्फस फॉर्म जो है वो आपको नज़र आएगी। और सल्फ़र की दो फॉर्म होगी, क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस। अब क्रिस्टलाइन का तारफ़ मेरा ख्याल है आपको बहुत बेहतर पता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हम पढ़ के आएंगे कि इनकी ख़ास डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है, ख़ास पैटर्न होता है और ख़ास फेसेस होते हैं, एजेस होते हैं, इंटरफेशियल एंगल्स होते हैं। हाँ, तो ये तो हो गया ना क्रिस्टलाइन। और एमार्फस भी आपने डिटेल से पढ़ा कि ऐसे सॉलिड जो कि ख़ास शक्ल नहीं रखते, नो ज्योमेट्रिकल शेप। तो ज़ाहिर है नीचे लिखा हुआ नज़र आ गया होगा, प्लास्टिक, ग्लास, शीशा वगैरह, इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। तो आपने मार्फस को तो देख ही लिया राइट साइड पे कि प्लास्टिक है, रबड़ आ जाती है, रबर जिसे बोलते हैं, वगैरह वगैरह। तो इसमें डिटेल में नहीं जाते, सिर्फ इस वक्त हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जी एमार्फस कौन सी है और क्रिस्टलाइन कौन कौन सी है। तो एमार्फस में हो गया जी प्लास्टिक। अब लेफ़्ट साइड में क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन में कहते हैं दो हैं, एक को रोहोम्बिक सल्फ़र बोलते हैं और एक को मोनोक्लिनिक बोलते हैं। रोहोम्बिक सल्फ़र का दूसरा नाम अल्फ़ा सल्फ़र है और मोनोक्लिनिक का दूसरा नाम है जी बीटा सल्फ़र। तो ये तो एक तारफ़ था स्टूडेंट एलोट्रॉप ऑफ सल्फ़र के बारे में, जो कि आप 9th-10th में जो है वो ऑलरेडी पढ़ के आए हुए। यानी इसकी दो फॉर्म है, एक क्रिस्टलाइन, एक एमार्फस। और एमार्फस को राइट साइड वाले को पहले पढ़ते हैं जी कि इसमें कोई ख़ास शक्ल नहीं होती और इसकी एग्जांपल प्लास्टिक है। फिर लेफ़्ट साइड पे मेन जो है वो क्रिस्टलाइन ही होती हैं, इनको हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म जिसकी ख़ास ज्योमेट्रिकल शेप होती हैं, और ये दो हैं, एक को रोहोम्बस सल्फ़र बोलते हैं और एक को मोनोक्लिनिक सल्फ़र बोलते हैं। मोनोक्लिनिक का दूसरा नाम बीटा सल्फ़र है और लेफ़्ट साइड पे रोमोक्लिनिक सल्फ़र जो है इसका दूसरा नाम अल्फ़ा। तो अल्फ़ा बीटा सल्फ़र जहन में रख लें, दो फॉर्म इसके मौजूद हैं। मैंने बहुत सिंपल करके आपको समझा दिया जी। फर्स्ट ईयर लेवल पे तो नहीं समझाया, 9th-10th के लेवल पे समझाया, और 9th-10th के लेवल पे भी जाके और उसको भी और सिंपल करके, जैसे 9th-10th के बच्चों को पढ़ाते हैं उनको उस तरह भी नहीं पढ़ाया, उससे भी सिंपल करके आपको समझाया, हालांकि आप ये ऑलरेडी पढ़ के आए हुए। नेक्स्ट जाते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की बारी है। ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स जो हैं ये कौन से हैं, तो पढ़ तो पहले भी आए हैं लेकिन अब थोड़ा सा जो है वो और डिटेल में जाते हैं कि एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स जो हैं वो आप देख लें, फ्लो शीट बनी हुई है डायग्राम में आपको नज़र ही आ रहा है। लेफ़्ट साइड पे देखें वो तो नॉर्मल ऑक्सीजन है जिसको आप मालिक्यूलर ऑक्सीजन कहते हैं या O2 कहते हैं। और स्टूडेंट्स, आपको डाई ऑक्सीजन भी नाम है इसका, तो नॉर्मली तो हम इसे ऑक्सीजन ही कहते हैं। इसकी स्ट्रक्चर जो है वो आपको नज़र आ रही होगी। तो अगर आपको मैं बताऊं तो ऑक्सीजन का आपको पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है, और इसकी आखिरी शेल में आप देख लें, पहली में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और आखिरी में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो आखिरी शेल में जो 6 इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन में आप देखें अगर, तो आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉनों में से इसने 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर रखे हुए हैं लोन पेयर की शक्ल में, नज़र आ रहा होगा, और 2 नीचे लोन पेयर की शक्ल में एक ऑक्सीजन के। तो 6 में से 4 तो जो है वो इधर हैं, बाहर पड़े हुए हैं 2 लोन पेयर की शक्ल में। 2 इलेक्ट्रॉन ये अंदर यूज़ कर रही है, अगर आप देखें तो इस तरह अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ये यूज़ कर रही होगी।
2 इलेक्ट्रॉन जो है इसने अंदर यूज़ करने, एक ऑक्सीजन अंदर, जिनका ये इस तरह बॉन्ड बनाएगी। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी? 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है, पहली शेल में 2, आखिरी में 6 इलेक्ट्रॉन है। आखिरी शेल को हम वैलेंस शेल कहते हैं। वैलेंस शेल के 6 इलेक्ट्रॉन में आपने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने कैसे यूज़ किए डबल बॉन्ड बनाने में, और 4 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर रखे हुए हैं। ये तो लेफ़्ट वाला ऑक्सीजन था जी। अब राइट वाले ऑक्सीजन को अगर आप देखें तो इसके भी आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें से 4 इसने बाहर रखे हुए हैं, 2 लोन पेयर की शक्ल में, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर है लोन पेयर और एक पेयर नीचे है। तो ये 4 इसने बाहर रखे हुए हैं, और ये 2 अपने इलेक्ट्रॉन जो है ये भी यूज़ कर रही है लेफ़्ट साइड के साथ डबल बॉन्ड बनाने में। तो ये O2 का आपके सामने एक स्ट्रक्चरल फार्मूला आ गया। स्ट्रक्चरल फार्मूला स्टूडेंट, स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे कहते हैं? ऐसा फार्मूला जो मालिक्यूल के अंदर एटम है ना, उनकी जो अरेंजमेंट है वो स्पेस में बताता है कि स्पेस में अगर आप रखें तो ये एटम किधर हैं, और उनकी ज्योमेट्रिकल शेप क्या बन रही है, और बॉन्ड डिस्टेंस क्या आ रहा है, और एंगल क्या बन रहे हैं, और ओवरऑल ज्योमेट्री का नाम क्या बनता है। लाइक यहाँ पे आप देखें तो 2 के दरमियान अब हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट आ रहा है, लीनियर भी बोल सकते हैं कि सीधा। तो ये स्ट्रक्चर भी मैंने आपको समझा दी। तो ऑक्सीजन को तो हमने बहुत डिटेल से O2 को लेफ़्ट साइड वाली को पढ़ ली। अब हम आते हैं राइट साइड, और राइट साइड में अगर आप देखें तो राइट साइड पे आपको ओजोन नज़र आ रहा है। ओजोन में ज़रा 3 आपके पास जो हैं जी एटम है, और इन 3 एटमों में आप देखें ना कि पहले ने डबल बनाए हुए हैं दूसरे के साथ, और दूसरे ने सिंगल बनाए हुए तीसरे के साथ। ये जो आखिर में सिंगल वाला आपको नज़र आ रहा है, जो अभी मैंने आखिर में बनाया है स्टूडेंट, ये बॉन्ड जो है ये आपको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट नज़र आएगा। डिटेल में जाएंगे, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है। और जो पीछे डबल नज़र आ रहा है वो तो डबल कोवेलेंट है, उसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो ये ओजोन की स्ट्रक्चर है, और ओजोन की स्ट्रक्चर जो है आपको लीनियर नज़र आ रही होगी। इसमें अगर आप गौर करें तो आपको सारा नज़र आएगा जी कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है अपने कितने कितने इलेक्ट्रॉन जो है यूज़ कर रही है। लेफ़्ट साइड पे देखें तो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस वालों में से 4 इसने बाहर रखे हुए हैं, 2 अंदर ये यूज़ कर रही है डबल बॉन्ड बनाने के लिए। अब मिडल वाली ऑक्सीजन को देखें ज़रा गौर से, तो मिडल वाली ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर रखे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट साइड वाले के साथ यूज़ कर रही है डबल बॉन्ड बनाने में। तो 2 ऊपर 2 लेफ़्ट साइड पे डबल बॉन्ड में कितने हो गए? 4, 2 रह गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन जनाब, इससे आगे जो सिंगल नज़र आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यूज़ करके ये डोनर है, और अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यूज़ करे नेक्स्ट जो आखिरी ऑक्सीजन है राइट वाला, उसके साथ ये बॉन्ड बना रही है। ये डोनर है, वो एक्सेप्टर है, और ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है एक्चुअली, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है मिडल वाला ऑक्सीजन यूज़ कर रहा है, और राइट वाला ऑक्सीजन जो है वो तो अपने इलेक्ट्रॉन यूज़ ही नहीं कर रहा। वो आपको नज़र आ रहा होगा राइट वाले में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 के 6 बाहर हैं, लोन पेयर एक ऊपर है और एक पेयर साइड पे लोन पेयर, एक लोन पेयर नीचे, 6 इलेक्ट्रॉन उसने बाहर रखे हुए हैं। अपना कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज़ नहीं कर रहा, तो सिर्फ शेयरिंग हो रही है, और अपने 8 ज़रूर पूरे कर रहा है 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन मिडल वाले के 2 इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके अपने 8 पूरे कर रहा है, यानी अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर रहा है, आखिरी शेल जो है मुकम्मल कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको जी इनकी जो स्ट्रक्चर है बड़ी डिटेल से बता दी। हालांकि आपने इस यहाँ पे स्ट्रक्चर पे नहीं जाना होता, आपने सिर्फ ये बताना होता है जी कि एलोट्रॉप ऑक्सीजन के 2 हैं जी, एक को हम O2 बोलते हैं, एक को 3 बोलते हैं। अब O2 जो है वो उसकी स्ट्रक्चर भी आ गई, O3 ओजोन की स्ट्रक्चर भी आ गई, तो नॉर्मल ऑक्सीजन भी हो गया और ओजोन भी हो गया। अब स्टूडेंट ज़रा हम बात करेंगे कि नॉर्मल ऑक्सीजन ओजोन में कब तब्दील होता है। तो नीचे एक रिएक्शन स्टूडेंट आपको नज़र आ रहा होगा, जिसमें 3O2 नज़र आ रहा होगा, और 2O3 में कन्वर्ट हो रहा है। अब 3O2 को 3 को ज़रा आप हटा दें, और O2 O3 में कन्वर्ट हो रहा है। ये जो आगे कोएफिशिएंट लिखे हैं 3 2 से ज़रा जहन में हटाएं। O2 जो है O3 में कन्वर्ट हो रहा है। O2 नॉर्मल ऑक्सीजन है, O3 ओजोन में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा जी? अब सोचें आपके हमारी ज़मीन के बाहर एक ब्लैंकेट है गैसेस का, और उसके बाहर आपको पता है कि सूरज मौजूद है। अब सूरज से अल्ट्रा वायलेट लाइट आती है, तो अल्ट्रा वायलेट रेज़ आ रही हैं। तो अल्ट्रा वायलेट रेज़ जब एटमॉस्फेयर से गुज़रती हैं, तो एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन होती है वो यूवी लेके ऑक्सीजन O2 मालिक्यूल ये टूटता है। तो ज़बानी में आपको बताता हूँ कि O2 जो है ये टूटेगा,
तो ज़ाहिर है दो ऑक्सीजन के फॉर्म, दो एटम बनाएगा। दो ऑक्सीजन के एटम जो है, इसका मतलब ये एटॉमिक फॉर्म में आ चुकी है, ऑक्सीजन आ गई है एटॉमिक फॉर्म में। अब एक ऑक्सीजन का एटम जो कि एटॉमिक फॉर्म में है, तो ज़ाहिर है नॉर्मल जो ऑक्सीजन का दूसरा मालिक्यूल होगा ना O2, उसके साथ करेगा रिएक्ट। तो रिएक्ट करके ज़ाहिर है आपको पता है उसने क्या बना देना है, O3। तो आपके पास O3 जो है वो वजूद में आ जाएगा, यानी O+O2 मेक्स O3। तो ओजोन फ़ज़ा में बनता रहेगा, यानी ऑक्सीजन को तोड़ती रहेंगी अल्ट्रावायलेट रेस, उससे एटॉमिक ऑक्सीजन बनती रहेगी। और एटॉमिक ऑक्सीजन के रेडिकल बहुत रिएक्टिव्स होते हैं, और एटॉमिक ऑक्सीजन का जो रेडिकल है एटॉमिक ऑक्सीजन का, वो नॉर्मल ऑक्सीजन के O2 से मिलके O3 बनाता रहेगा फ़ज़ा में। तो इस तरीके से फ़ज़ा में O3 जो है ये बनती रहती है सूरज की रोशनी की वजह से, और नॉर्मल ऑक्सीजन जो है वो ओजोन में कन्वर्ट होती रहती है। अब मैं रिवर्स अगर आप से बात करूं तो रिवर्सल यहाँ पे नहीं बताया गया। रिवर्सल में ये है कि ओजोन फिर टूटता रहता है दोबारा और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता रहता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप देख लें कि जी ये सिस्टम फ़ज़ा में चलता रहता है, नॉर्मल ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट होती रहती है, ओजोन बनती रहती है, और फिर ओजोन टूटता है, जैसे डेप्लेशन कहते हैं, डेप्लेशन इन ओजोन, जिसमें आप ओजोन होल का भी नाम सुना हुआ है ऑलरेडी। और उसको तोड़ने वाले फैक्टर्स जो हैं आपको पता है वो कुछ और हैं, CFCs हैं, क्लोरोफ्लोरो हैं, और डिफरेंट गैसेज हैं जो इंडस्ट्री से निकल के जाती हैं फ़ज़ाओं में और ओजोन के साथ रिएक्ट करके उसे डेप्लेट करती हैं, तोड़ती हैं। तो वो तो एक अलग प्रोसेस है। यहाँ पे सिर्फ आपने सिर्फ ये शो करना है। लेट मी समराइज़। एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन में आप आएंगे जी, तो आप सीधा कहेंगे जी इसके दो एलोट्रॉपिक फॉर्म है, एक O2 है जो कि लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है, एक O3 है जो कि राइट पे है। लेफ़्ट वाले को नॉर्मल ऑक्सीजन बोलते हैं, राइट वाले को ओजोन बोलते हैं। O2 की स्ट्रक्चर क्या है वो भी नज़र आ गया, इसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड है। O3 की स्ट्रक्चर क्या है जी, इसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड के साथ साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड राइट पे आपको नज़र आता है, जो कि मैंने बड़ा डिटेल से बता दिया। उसके बाद फिर आते हैं जी कि हाउ दीज टू एलोट्रॉपिक फॉर्म्स आर इंटर कन्वर्टेबल विद ईच अदर। तो नज़र आ रहा होगा कि नॉर्मल ऑक्सीजन अल्ट्रावायलेट रेस से ओजोन में कन्वर्ट होती रहती है। और यहाँ पे ये तो नहीं है, लेकिन मैंने आपको ज़बानी बता दिया कि ओजोन डिप्लेट होता रहता है, टूटता रहता है, और फिर उससे दोबारा ऑक्सीजन बनती रहती है। तो इट वाज ऑल अबाउट एलोट्रॉपी एंड एग्जांपल ऑफ एलोट्रॉपी लाइक सल्फर which has two allotropic form, like oxygen which also has two allotropic form. अब ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, द टेम्परेचर एट विच वन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस changes to another crystalline form is called as transition temperature। यानी ऐसा टेम्परेचर जिस पे एक क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज हो जाए एक ही कंपाउंड के, तो इस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलेंगे। अब इसका ताल्लुक जो है वो प्रीवियस लेक्चर के साथ है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि एक ही जो है वो क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है और वो एक से ज़्यादा शक्लों में पाया जाता है, ऐसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो ये उसके बारे में बात हो रही है कि कंपाउंड एक ही होगा और एक से ज़्यादा शक्लों में वो पाया जाएगा। अब वो जो डिफरेंट उसकी शेप्स हैं उन्हें हम क्रिस्टलाइन फॉर्म कहते हैं, और ये शेप जो है इंटर कन्वर्टेबल है, इनको हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा टेम्परेचर जिसमें एक क्रिस्टलाइन फॉर्म दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं जी ट्रांजिशन टेम्परेचर। नेक्स्ट, इन अदर वर्ड्स, द टेम्परेचर एट विच more than one crystalline forms of a given substance can exist in equilibrium with each other is called as transition temperature। तो ये दूसरी डेफिनेशन आ गई है ट्रांजिशन टेम्परेचर की। कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में आप समझें कि ट्रांजिशन टेम्परेचर वो है जिसमें एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है किसी भी सब्सटेंस की वो को एग्जिस्ट कर सकती हैं और इक्विलिब्रियम के ऊपर वो एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं। इस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलेंगे। ज़रा एक सब्सटेंस है उसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म अगर एक से ज़्यादा है
तो वो एक ख़ास टेम्परेचर पे जो है वो को एग्जिस्ट करेंगी। को एग्जिस्ट का मतलब ये है कि उस टेम्परेचर पे वो सारी इकट्ठी मौजूद होंगी, और उस टेम्परेचर से अगर आप ज़रा ज़्यादा करेंगे तो फॉरवर्ड में चला जाएगा एक्विलिब्रियम, और एक फॉर्म जो है क्लियर होकर सामने आ जाएगी। और उस टेम्परेचर से कम करेंगे, एक्विलिब्रियम रिवर्स में चला जाएगा, तो वो दूसरी फॉर्म में तब्दील हो जाएगी। अगर टेम्परेचर फिक्स मेंटेन करें तो फिर वो दोनों एक्विलिब्रियम पे होंगी। जब दोनों एक्विलिब्रियम पे हों तो उस वक्त हम कहते हैं कि ये फॉर्म जो है को एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो बहरहाल इस टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वो बोलते हैं। नेक्स्ट, above and below transition temperature only one polymorph or allotrope can exist। यानी अगर आप इससे ट्रांजिशन टेम्परेचर से टेम्परेचर ऊपर रखेंगे या नीचे रखेंगे, उस वक्त फिर एक ही अब फॉर्म जो है वो पॉलीमॉर्फ फॉर्म मौजूद होगी। लेकिन अगर आप टेम्परेचर मेंटेन करके रखेंगे तो फिर उस वक्त दो फॉर्म है तो दोनों को एग्जिस्ट कर रही होंगे। नेक्स्ट, द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सम सब्सटेंसेस आर गिवन बिलो। कुछ सब्सटेंसेस जो हैं उनका ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वो अब नीचे आपको नज़र आएगा। मिसाल के तौर पे सल्फ़र आपको नज़र आ रहा होगा। अब सल्फ़र का आपको पता है कि दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में सल्फ़र जो है ये पाया जाता है। एक को हम कहते हैं जी रोहोम्बिक सल्फ़र, लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा होगा, और दूसरे को कहते हैं मोनोक्लिनिक। ना व्हाट इज़ रोहोम्बिक, पहले भी आपको बताया है कि ये इनकी ख़ास ज्योमेट्रिकल शेप होती है, इसको रोहोम्बिक शेप कहते हैं। और फिर मोनोक्लिनिक वो भी एक ज्योमेट्रिकल शेप है जिसे मोनोक्लिनिक कहते हैं। होगा सल्फ़र ही, पीले रंग का ये पाउडर फॉर्म होता है, लेकिन मुख्तलिफ फॉर्म में पाया जाता है। ऊपर अगर आप देखें S8 लिखा हुआ है, तो एक साइड पे भी दूसरी साइड पे, इसका मतलब ये है कि ये मालिक्यूल बनाता है जिसमें सल्फ़र के 8 एटम होते हैं, और ये रिंग शेप का एक मालिक्यूल बनाएगा। आगे कहीं पे मैं आपको ये रिंग शेप मालिक्यूल सल्फ़र का बना के दिखाऊंगा कि ये रिंग शेप मालिक्यूल जो है ये कैसे बनता है। अब इसमें अगर आप टेम्परेचर को गौर से देखें, तो हम तो टेम्परेचर को पढ़ रहे हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर को, तो आपको इक्विलिब्रियम के ऊपर 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। अब 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर एग्जैक्ट आप मेंटेन करेंगे तो ये दोनों फॉर्म को एग्जिस्ट कर रही होंगी, यानी दोनों उसमें मौजूद होंगी, मोनोक्लिनिक भी और रोहोम्बिक भी। लेकिन अगर आप 95.6 से टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो राइट साइड पे फॉरवर्ड में ज़रा देखें, मोनोक्लिनिक फॉर्म आपके पास आएगी, और अगर आप 95.6 से टेम्परेचर कम करेंगे तो आपके पास रोम्बिक फॉर्म जो है ये मौजूद होगी। और अगर 95.6 मेंटेन करते हैं तो दोनों फॉर्म को एग्जिस्ट कर रही होंगी। तो जब दोनों फॉर्म को एग्जिस्ट कर रही हों 95.6 पे, तो फिर हम ऐसे ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। तो सल्फ़र का फिर ट्रांजिशन टेम्परेचर 95.6। अब हम आते हैं जी सेकंड एग्जांपल की तरफ। सेकंड है टिन। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है टेन, लेफ़्ट साइड पे भी है, राइट पे भी टेन है। अब लेफ़्ट साइड पे जो टेन आपको नज़र आ रहा है ये क्यूबिक फॉर्म का है, तो ये भी एक ज्योमेट्रिकल शेप है। और राइट पे जो आपको नज़र आ रहा है वो टेट्रागोनल, तो ये भी एक ज्योमेट्रिकल शेप है। स्टूडेंट, टेन शायद आपको पता ना हो टेन किसे कहते हैं। इसकी सिंबल SN है। अब SN जो है नाम बनता है स्टेनम, तो स्टेनम इज़ ग्रीक वर्ड, तो असल में ये स्टेनम है। और टेन हम इसे क्यों बोलते हैं, टेन जो है इसे इंग्लिश में बोलते हैं, टेन इज़ इंग्लिश वर्ड। अगर क्लासरूम में होते तो मैं आपसे पूछता कि टेन कभी देखा है आपने, तो टेन जी आपने ड्यू वगैरह आप पीते हैं, और आपको पता है ड्यू जो है वो बॉटल में भी अवेलेबल होती है, और एक कैन होता है कैन, उसमें भी अवेलेबल होती है, जिसे हम टेन पैकिंग बोलते हैं। तो ड्यू वगैरह जो आप पीते हैं तो टेन पैकिंग में भी अवेलेबल होती है दुकानदार के पास। तो ज़ाहिर है वो जो डब्बा सा होता है वो टेन का बना होता है, लोहे का नहीं होता, क्योंकि लोहे का तो जंग लग जाता है, तो इसको हम टेन कहते हैं। तो ये भी एक एलिमेंट है जी टेन, जो कि दो शक्लों में पाया जाता है, ग्रे और वाइट, यानी क्यूबिक और टेट्रागोनल फॉर्म में पाया जाता है। और 132 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इससे ऊपर करेंगे टेम्परेचर तो ये वाइट फॉर्म में होगा, यानी फॉरवर्ड में आप देख लें। और 132 से नीचे करेंगे तो ये रिवर्स फॉर्म में होगा, लेफ़्ट साइड पे देखें फिर ये क्यूबिक फॉर्म में होगा।
लेकिन अगर आप मेंटेन करते हैं 132 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये इसका फिर ट्रांजिशन टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे दोनों फॉर्म को एग्जिस्ट कर रही होंगी। नेक्स्ट आ जाएगा जी एग्जांपल नंबर 3, नज़र आ रहा है आपको, KNO3। अब पोटाशियम नाइट्रेट इसको बोलते हैं। अब KNO3 जो है, इसको आप दोनों साइडों पे देख सकते हैं। फॉरवर्ड में भी KNO3 लिखा हुआ है, लेफ़्ट साइड पे रोहोम्बोहेड्रल है जो कि इसकी ज्योमेट्रिकल शेप है, और राइट पे देखें तो ये आर्थोरोहोम्बिक नज़र आ रहा है आपको। आप देखें कंपाउंड तो एक है, लेकिन क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो एक से ज़्यादा जो है वो शो कर रहा है। तो ज़ाहिर है ये फिर पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है, और ये पॉलीमॉर्फिक फॉर्म है, इनको हम पॉलीमॉर्फ्स बोलेंगे। अब यहाँ पे टेम्परेचर 128 जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा, और ये जो 128 टेम्परेचर है जी, इसको अगर आप ज़्यादा करते हैं 128.5 डिग्री सेंटीग्रेड को ज़्यादा करते हैं इससे, तो ये फॉरवर्ड को जाएगा, यानी ऑर्थोरोहोम्बिक बन जाएगा। और अगर कम करते हैं 128.5 से, रिवर्स में आएगा, यानी ये रोम्बोहेड्रल फॉर्म में जो है वो मौजूद होगा। और 128.5 अगर आप मेंटेन करते हैं तो ये फिर ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाएगा। इस पे ये दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म जो हैं जी, ये कोएग्जिस्ट कर रही होंगी, तो इस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वो बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, खासा डिटेल के साथ ट्रांजिशन टेम्परेचर की ऊपर बात हुई है कि ट्रांजिशन टेम्परेचर ऐसा है जिसमें कोई चीज़ इस टेम्परेचर पे चेंज होने वाली है। एक फार्म जो है वो दूसरी फार्म में जाने वाली है, लेकिन वो जाएगी नहीं, बल्कि दोनों फार्म इस टेम्परेचर पे कोएग्जिस्ट करेंगी। जाने वाली हैं से मुराद ये है कि इस टेम्परेचर से अगर आप ज़्यादा करेंगे तो एक फार्म आ जाएगी, पॉलीमॉर्फ या पॉलीमॉर्फिक फार्म। कम करेंगे तो फिर दूसरी फार्म जो है आ जाएगी। लेकिन अगर आप मेंटेन करेंगे तो दोनों फार्म कोएग्जिस्ट करेंगी। इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, अब आपने नेक्स्ट आपको एक टेबल जो है वो नज़र आ रहा होगा, और इस टेबल में जी हम बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब जी एमॉर्फस सॉलिड क्या है और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? तो एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो तो हम पढ़ के आए हुए हैं, आपको पता ही है। अब हम उनमें डिफरेंस जो है उस पर बात करेंगे कि डिफरेंसेस क्या हैं। तो लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा जी, प्रॉपर्टी होगी लेफ़्ट साइड पे, और मिडल में देखें तो एमॉर्फस सॉलिड लिखा हुआ है, और एक्सट्रीम राइट पे अगर आप देखते हैं तो आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो नज़र आ रहा होगा। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड जो आपको नज़र आ रहा है, तो इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को जी मैं थोड़ा सा क्लोज कर लूँ ताकि सारा आपको नज़र आए जी। अब हम बारी बारी बात करेंगे। तो लेफ़्ट साइड पे देखें प्रॉपर्टी, शेप। अब शेप पे बात करें जी, तो जब हम शेप को डिस्कस कर रहे हैं तो आगे एमॉर्फस सॉलिड में देखें तो एमॉर्फस सॉलिड वो होंगे, कहते हैं दे डू नॉट हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। इनकी कोई ख़ास ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होगी, हम पहले पढ़ के आए हुए हैं। जैसे रबड़ था जी, और शीशा था, ग्लास जैसे कहते हैं, कोल्टार हो गया, बटर मक्खन हो गया, घी हो गया, फोम, फोम जो फोम का गद्दा होता है, फोम। तो फोम वगैरह जो है इनकी कोई डेफिनेट शेप जो है वो नहीं होती। तो शेप पे आएंगे तो एमॉर्फस की शेप कोई मखसूस नहीं है। अब राइट साइड पे आप देख लें तो यहाँ पे आपको लिखा होगा जी क्रिस्टलाइन सॉलिड, और लिखा होगा दे हैव कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप, यानी इनकी ख़ास ज्योमेट्रिकल शेप होती है, जिसमें हम ख़ास लंबा चौड़ा पढ़ के हैं कि उसमें एजेस होते हैं, फेसेस होते हैं, और इंटरफेशियल एंगल होते हैं, रिजिड होता है, सख्त होता है, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप वाला होता है। तो पहला फ़र्क तो ये आ गया जी कि एमॉर्फस सॉलिड की कोई ख़ास शक्ल नहीं होती है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक मखसूस शेप होती है, मखसूस शक्ल होती है। नंबर 2 पे आए। नंबर 2 आपके पास है जी मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट में आप देखें तो एमॉर्फस सॉलिड का लिखा हुआ है दे डू नॉट हैव पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट एंड दे मेल्ट ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर।
यानी अमारफस सॉलिड का कोई ख़ास मखसूस मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा जी। ये रेंज ऑफ टेम्परेचर पे मेल्ट करेंगे, यानी एक टेम्परेचर पे ये मेल्ट करना शुरू करेंगे और टेम्परेचर आगे बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा, हाई होता रहेगा और ये भी मेल्ट होते रहेंगे। फिर अल्टीमेटली किसी दूसरे टेम्परेचर पे जाके ये सारे मेल्ट हो जाएंगे। इसका ये एक रेंज में मेल्ट करते हैं। स्टूडेंट जैसे जहन में आप ले लें कि अगर गर्म प्लेट पे जो है वो मक्खन रखा जाए, बटर या घी रखा जाए या फोम रखी जाए या रबर रखी जाए या प्लास्टिक, तो आपको पता है पिघलना थोड़ी देर के बाद शुरू कर देते हैं और फिर वो पिघलते रहते हैं, पिघलते रहते हैं। टेम्परेचर जो है हाई होता रहता है और फिर अल्टीमेटली खासी देर के बाद वो सारे पिघल जाते हैं। इसे कहते हैं रेंज ऑफ टेम्परेचर। और टेम्परेचर ऊपर जाता रहता है और ये पिघलते रहते हैं। अब राइट साइड पे देखें, राइट पे लिखा होगा दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। नज़र आ गया आपको राइट पे। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये है इनका कट मेल्टिंग पॉइंट है, यानी ख़ास मेल्टिंग पॉइंट, ना उससे ऊपर पिघलेंगे ना नीचे पिघलेंगे। तो बेस्ट एग्जांपल पहले भी पढ़ के हैं, सोडियम क्लोराइड, उसका मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 801 से ना पहले पिघलेगा, मेल्ट करेगा, ना ऊपर। ठीक 801 डिग्री सेंटीग्रेड पे सोडियम क्लोराइड जो है मेल्टिंग जो है शुरू कर देता है। इसको हम कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जबकि अमारफस सॉलिड का कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी थी मेल्टिंग पॉइंट के हवाले से। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी जो है उस पर बात करेंगे। और तीसरी प्रॉपर्टी जो है जी वो हमारे पास आएगी एन आइसोट्रॉपी। अब एन आइसोट्रॉपी जो है वो कैसे कहते हैं, तो एन आइसोट्रॉपी के सामने आप जो है तो नज़र आया होगा फिज़िकल प्रॉपर्टी है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द अमारफस सॉलिड आर सेम इन डिफरेंट डायरेक्शन, दैट इज़ अमारफस सॉलिड आर आइसोट्रॉपिक। अब यहाँ पे बड़ी टेक्निकल बात लिखी हुई है। एन आइसोट्रॉपी तो एक बिहेवियर है जिसको हम पढ़ रहे हैं, जो कि लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है एन आइसोट्रॉपी। और राइट पे आपको नीचे आइसोट्रॉपिक भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये फिर दो आ गई हैं मुकाबले में, एक है एन आइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपिक का मतलब है आइसोट्रॉपी। एन आइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी। एन आइसोट्रॉपी कहते हैं जी ऐसा बिहेवियर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का जिनका डायरेक्शन से ताल्लुक़ हो। और अमारफस सॉलिड में जाएं तो इनका डायरेक्शन से ताल्लुक़ ही कोई भी नहीं है, लिहाजा ये एन आइसोट्रॉपी नहीं शो करते, एन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर नहीं देते। तो फिर कौन सा देते हैं जी, डायरेक्शन से नहीं ताल्लुक़, तो फिर हम इन्हें कहेंगे ये आइसोट्रॉपी शो करते हैं और ये आइसोट्रॉपिक है। तो बात ख़त्म होगी कि जी अमारफस सॉलिड जो होते हैं ये आइसोट्रॉपी शो करते हैं और आइसोट्रॉपिक बिहेवियर शो करते हैं, यानी इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं लाइट का गुज़रना या हीट का गुज़रना वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी का गुज़रना, तो इनका डायरेक्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये आइसोट्रॉपी है और इस प्रोसेस को आइसोट्रॉपिक बिहेवियर कहते हैं। तो ये अमारफस सॉलिड के बारे में है। अब अगर आप राइट साइड पे चले जाते हैं तो राइट साइड पे अगर आप देखें तो जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। दिस फिनोमेना इज़ नोन एज एनाइसोट्रॉपी। इसका मतलब ये है कि एनाइसोट्रॉपी कहते हैं जी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, वही लाइट का पास होना, हीट का कंडक्ट होना, इनका डायरेक्शन से ताल्लुक़ है। एक डायरेक्शन में इनका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, दूसरी डायरेक्शन में इनका मैग्नीट्यूड जो है वो कम होगा, तो डायरेक्शन का ताल्लुक़ आ गया। तो फिर हम कहते हैं कि ये एन आइसोट्रॉपी शो कर रहे हैं, यानी इनका बिहेवियर एन आइसोट्रॉपिक होगा। तो डिफरेंस आ गया जी कि अमारफस सॉलिड जो मिडल में है, दरमियान में, उनका ताल्लुक़ डायरेक्शन से नहीं है, वो आइसोट्रॉपिक बिहेवियर देते हैं। और राइट साइड पे अगर आप देखें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं जी, इनका ताल्लुक़ डायरेक्शन से है और ये एन आइसोट्रॉपी जो है वो शो करते हैं। तो यहाँ पे बड़ा डिटेल से बात हो गई जी कि एन आइसोट्रॉपी के आपने दो चीज़ें सीख ली, एन आइसोट्रॉपी भी और आइसोट्रॉपी भी। आइसोट्रॉपी अमारफस सॉलिड के लिए और एन आइसोट्रॉपी क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम जाएंगे जी, और ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो आपको नज़र आ रही है, दिस इज सिमेट्री। अब सिमेट्री कैसे कहते हैं जी, एमारफस सॉलिड आर अनसिमेट्रिकल। सिमेट्री कहते हैं जी तरतीब को, ऑर्डरली अरेंजमेंट को, एक ख़ास तरतीब।
तो एमार्फस सॉलिड आर अनसिमेट्रिकल, यानी इनकी कोई तरतीब नहीं है जी, किसी किस्म की सिमेट्री इनके अंदर मौजूद नहीं है। अगर आप राइट साइड पे देखें तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का खाना बना हुआ कॉलम है, इसमें लिखा हुआ है क्रिस्टलाइन सॉलिड आर सिमेट्रिकल, यानी इनके अंदर तरतीब होती है पार्टिकल्स की जो मिल के इसे बनाते हैं, ख़ास तरतीब है। जैसे सोडियम क्लोराइड है तो उसके बनाने वाले आयन्स हैं, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, तो एक ख़ास तरतीब से जुड़े होंगे और इसको बना रहे होंगे। तो एमार्फस की तरतीब नहीं है कोई ख़ास, और क्रिस्टलाइन की ख़ास तरतीब है, इसे सिमेट्री बोलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्लीवेज प्लेन। नाउ व्हाट इज़ क्लीवेज प्लेन? क्लीवेज प्लेन, क्लीवेज कहते हैं जी क्रिस्टल के टूटने को, और प्लेन कहते हैं वो लाइन, वो सतह जिस पे ये टूट रहा हो, वो वास्ता जहाँ से ये टूट रहा हो, उसे क्लीवेज प्लेन कहते हैं। अब एमार्फस सॉलिड डू नॉट ब्रेक एट फिक्स्ड क्लीवेज प्लेन। एमार्फस सॉलिड टूटेगा जी तो इसकी टूटने की कोई ख़ास जो है वो लाइन या लेंथ या डायरेक्शन या सतह नहीं होगी, ये बिल्कुल बेतरतीब रैंडमली टूटेगा। और राइट साइड पे देखें क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में लिखा हुआ है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड ब्रेक अलॉन्ग पर्टिकुलर डायरेक्शन एट अ फिक्स क्लीवेज प्लेन, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड टूटेगा तो इसके टूटने का ख़ास अंदाज होगा और ये ख़ास सतह से टूटेगा और ख़ास किस्म का लाइन जो है वो देगा इसके टूटने का। यानी आप समझ लें जिस तरह क्रिस्टल टूटेगा, दरार पड़ेगी उसमें से, और जहाँ से वो टूटा है तो वो एक ख़ास डायरेक्शन होगी जिससे वो टूट रहा होगा, यानी तरतीब से टूटता है। तो क्लीवेज प्लेन आ गया जी, जिसमें अमारफस सॉलिड का कोई ख़ास जो है क्लीवेज प्लेन नहीं होता टूटने का, यानी बेतरतीबा टूटता है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड बड़ी तरतीब से टूटता है, उसके ख़ास पीस बनते हैं, और वो पीस जो हैं आपको पता ही है कि वो उनकी शेप ही वही होती है, इवन जो बड़े क्रिस्टल की है जिसको तोड़ा है तो ज़ाहिर तरतीब से टूट रहा है। तो इसको हम कहते हैं कि इसका क्लीवेज प्लेन बड़ा फिक्स होगा, यानी टूटने का एक मखसूस अंदाज होगा, और से जो पीस बनेंगे उनकी शेप भी एक मुकम्मल शक्ल होगी, उसी तरह जिस तरह बड़ा क्रिस्टल टूटा है उसकी तरह। तो मिसाल दे देते हैं, जैसे एमारफस सॉलिड में शीशा टूटता है, ग्लास, तो उसके पीस बनते हैं छोटे छोटे, तो उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, लेकिन अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को तोड़ेंगे तो उसके टूटने से जो पीस बनेंगे उनकी एक मखसूस शक्ल होगी। तो स्टूडेंट्स ये हमने यहाँ पे इस वक्त पढ़ा है कि जी कि एमारफस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी इसे हम ये भी सवाल आएगा आपको कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एमारफस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये भी वही है, और डिफरेंसेस बिटवीन एमारफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड वो भी यही है। तो 3 कॉलम थे जी, लेफ़्ट साइड पे जो एक्सट्रीम लेफ़्ट पे कॉलम था इसमें प्रॉपर्टीज़ थी, सिमेट्री और क्लीवेज प्लेन और वगैरह वगैरह, और मिडल में अमारफस सॉलिड के बारे में बात करते रहे हम, और एक्सट्रीम राइट पे चले जाएं तो वहाँ पे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात करते रहें। तो मेरा ख्याल है आज के लिए काफ़ी है स्टूडेंट, टिल अल्लाह हाफ़िज़।